देखिएगा दोस्तों, थ्योरम फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम है हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर ए टू बी ए कांस्टेंट इज दैट वेक्टर डी ए ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। इस थ्योरम के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा रफली काम कराना चाहता हूँ। सब चीज़ बताऊँगा कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती क्या है। नेसेसरी में देखिएगा, ये रफली वर्क है हमारा, रफ लिख रहा हूँ यहाँ। नेसेसरी में देखिएगा, हम ये लेकर चल रहे हैं कि वेक्टर ए को हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ए या वेक्टर ए ऑफ टी। तो मैं लिखता हूँ वेक्टर ए ऑफ टी इक्वल टू वेक्टर सी, हमने लेट किया। देन वी हैव टू शो दैट हमें ये प्रूफ करना है कि डी ए ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। ये रफली पार्ट है, पहले मैं रफली पार्ट कराता हूँ नेसेसरी का भी और सफिशिएंट का भी, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओ। देखिएगा, नेसेसरी में मैंने लेट किया वेक्टर ए, या हम लिख सकते हैं वेक्टर ए ऑफ टी, वेक्टर सी लेट किया हमने। देन वी हैव टू शो दैट, अब हमें दिखाना है कि डी ए ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। इसके लिए देखिएगा, और यहां लिख देता हूं मैं सफिशिएंट कंडीशन। उसके बाद फेयर करेंगे इसको, पहले रफली देख लीजिएगा। वेक्टर ए ऑफ टी वेक्टर सी, सो दैट हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा, वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, बी क्या रहेगा हमारा वेक्टर सी। हम ये जानते हैं, वी नो दैट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वेक्टर डी ए ओवर डी टी होता क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल से, वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए ऑफ टी वेक्टर ए टी, और ये डेल टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन का। तो वेक्टर डी ए ओवर डी टी ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा, वेक्टर ए टी की वैल्यू सी और वेक्टर ए टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू सी रखता हूँ यहाँ। वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया जीरो। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जीरो अपॉन डेल्टा टी, सब कुछ जीरो हो गया। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो अब हो गया जीरो। अब देखिएगा, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, हमें वेक्टर ऑफ ए टी कॉन्स्टेंट लेकर चले और हमें दिखाना है डी ए ओवर डी टी जीरो। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, इसके उल्टी, डी ए ओवर डी टी इक्वल टू जीरो गिवन होगा, हमें दिखाना है वेक्टर ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेक्टर है। ये होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का। तो नेसेसरी कंडीशन में एक बार फिर देखिएगा, वेक्टर ए टी कॉन्स्टेंट, यहाँ दे भी रखा है वेक्टर ए टू बी कॉन्स्टेंट। अगर वेक्टर ए हमारा कॉन्स्टेंट है तो हमें डी ए ओवर डी टी जीरो दिखाना है। तो वेक्टर ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी वेक्टर सी, अगर किसी वेक्टर में हम किसी कांस्टेंट वेक्टर में हम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हैं तो कांस्टेंट ही रहता है। फिर ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, डी ए ओवर डी टी वैक्टर डी ए ओवर डी टी, ये हमारा फॉर्मूला है। इन दोनों में वैल्यू रखी, वैल्यू रखने पर यहाँ हमारा जीरो आ गया। तो वेक्टर डी ए ओवर डी टी हमारा आ गया जीरो। अब की बार क्या है, सफिशिएंट में क्या है, गिवन है हमें डी ए ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, और हमें दिखाना है देन वी हैव टू शो दैट वेक्टर ए क्या दिखाना है हमें, कांस्टेंट वेक्टर है। तो देखिएगा किस तरीके से हम दिखाएंगे। हम यहाँ लेट करते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए आई जे आई, ए वन आई, देखिएगा ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप। तो डी ए ओवर डी टी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू
dA1 dt आई कैप प्लस के dA2 dt j कैप dA3 dt k कैप, ये हुआ हमारा। लेकिन गिवन क्या है हमें, dA ओवर dt इक्वल टू क्या गिवन है, जीरो। जीरो इक्वल टू dA1 ओवर dt आई कैप प्लस के dA2 dt j कैप प्लस के dA3 dt k कैप। अब देखिएगा जीरो को क्या मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस के जीरो के कैप। जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या ये हो सकता है dA1 dt आई कैप की आई कैप से कंपेयर, ये dA2 dt इक्वल टू जीरो dA3 dAt इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा कोई भी किसी का डिफ्रेंशिएशन कब जीरो होता है, जब उससे पहले वे क्या रहा हो, कांस्टेंट रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते थे y इक्वल टू 3 है तो dy ओवर dx के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कितना हो जाता है, जीरो। ये क्यों जीरो हुआ, क्योंकि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म थी। अब यहां देखिएगा dA ओवर dt इक्वल टू जीरो कब रहा होगा, जब हमारा a1 क्या है, रहा होगा कोई कांस्टेंट, a2 क्या रहा होगा कोई कांस्टेंट, a3 क्या रहा होगा कोई कांस्टेंट। और जब ये हमारे कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐड होंगे तो कांस्टेंट ही तो मिलेगा हमें, तो वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट। ये प्रूफ हो गया। अब मैं इसे फेयर करता हूँ। हर थ्योरम को जब भी हम करेंगे उसका पहले रफली पार्ट करेंगे, और आप भी रफली पार्ट पर प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा, फिर फेयर करूँगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। ये रफली पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरम को समझने के लिए। अब मैं इसे फेयर करता हूँ, देखिएगा नेसेसरी कंडीशन। let vector a of t equal to 0, then we have to show that dA vector dA over dt इक्वल टू 0 हमें दिखाना है। वेक्टर a ऑफ t प्लस डेल्टा t इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। वेक्टर a ऑफ t प्लस डेल्टा t कितना रहेगा हमारा, वेक्टर c ही रहेगा। देन वी नो दैट, हम ये जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कि dA ओवर dt, वेक्टर dA ओवर dt लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, वेक्टर a ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस के, वेक्टर a ऑफ t अपॉन डेल्टा t। वेक्टर a ऑफ t प्लस डेल्टा t की वैल्यू कितनी, वेक्टर c, और वेक्टर a ऑफ t की वैल्यू वेक्टर c। दिस इंप्लाइज वेक्टर dA ओवर dt इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। अब देखिएगा आप, अगर डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है और मैं यहीं से डेल्टा t टेंडिंग टू 0 कर दूंगा, 0 रख दूंगा, तो सारा क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू ही नहीं मिलेगी हमें। तो पहले सारी चीज़ को सोल्व करते हैं। वेक्टर c माइनस वेक्टर c अपॉन, अभी लिमिट नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम क्योंकि सब चीज़ लिखा हुआ अभी ऐसी, डेल्टा t, ये हुआ लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, 0 आ गया। हम 0 को भी हाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारा वेक्टर कैलकुलस चल रही है। और एक चीज़ मैं डियर स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी जो वेक्टर कैलकुलस की बुक है उसमें आपके उसमें वेक्टर इस तरीके से नहीं लगा होगा, सिर्फ क्या होगा, जिन नंबर के ऊपर वेक्टर
लगा हुआ होगा वो डार्क हो जाती है, बुक में क्या हो जाती है, डार्क हो जाता है वो नंबर। जैसे एक तो ए ये है, और अगर इसे डार्क कर दिया जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बुक में सिर्फ ये पहचान होती है। अब देखिएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी 0 और ये अपॉन डेल्टा टी। जब कभी ऊपर 0 हो जाता है तो सारा रिजल्ट क्या हो जाता है हमारा 0। अभी भी मैंने डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिमिट नहीं रखी। देखिएगा अब रखता हूँ मैं, सब 0 होगा क्योंकि अब डेल्टा टी यहाँ है ही नहीं। अब तो कहीं कुछ रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या मिला हमें, सो डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0। वेक्टर 0 कर सकते हो आप इसे, या इसे ये भी लिख सकते हो आप, वेक्टर डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0। एक ही बात है। 0 को मैंने वेक्टर कैलकुलस चल रही है तो वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, क्योंकि 0 तो 0 होता है। ये मैंने बताई आपको नेसेसरी कंडीशन। अब देखेगा सफिशेंट कंडीशन। सफिशेंट कंडीशन इसके उल्टा करना होगा। ये हम गिवन है, हमें लेकर चलेंगे और ये हमें दिखाना है कि वेक्टर ए कोई हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। सफिशेंट कंडीशन, सफिशेंट कंडीशन, देखिएगा, लेट वेक्टर डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0 लेकर चल रही है, देन वी हैव टू शो दैट वेक्टर ए इज, इसे सही सा लिखता हूं कभी, वेक्टर ए इज कांस्टेंट। अब देखिएगा, तो मैं यहाँ लेट करता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप। दिस इम्प्लाइज, बच्चों दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है मैं नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा जगह ना होने की वजह से यहाँ जगह बच रही है, तो ये मानिएगा यहाँ से अगली लाइन स्टार्ट हो गई। एक इक्वल टू का साइन होता है और ये दिस इम्प्लाइज का साइन, इसका मतलब तो इक्वल होता है। जैसे डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज, इस एरो का साइन होता है कि अगली लाइन स्टार्ट हो गई। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जब मैं ये कहीं लगाया करूँ तो समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई, जगह ना होने की वजह से यहाँ हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी ए ओवर डी टी इक्वल टू डी A1 ओवर डी टी आई कैप प्लस डी A2 ओवर डी टी जे कैप प्लस डी A3 डी टी के कैप। अब देखिएगा लेकिन गिवन क्या है, बट गिवन है हमें डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ 0 रखता हूँ। दिस इम्प्लाइज 0 डी A1 ओवर डी टी आई कैप प्लस डी A2 डी टी जे कैप डी A3 डी टी के कैप। अब देखिएगा मैं 0 को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन है लेकिन यहाँ दिस इम्प्लाइज कि अगली लाइन स्टार्ट हो गई। ये डी A1 ओवर डी टी आई कैप डी A2 डी टी जे कैप डी A3 डी टी के कैप। अब देखिएगा हम डी A1 ओवर डी टी की कंपेयर हम इससे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी A1 डी टी इक्वल टू 0, डी A2 डी टी इक्वल टू 0, डी A3 डी टी इक्वल टू 0। जब ये 0 है, कब रहे होंगे 0, दैट
दिस इम्प्लाइज A1 A2 A3 सो लिखकर, सो दिस इम्प्लाइज सो A1 A2 A3 आर कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट है, जगह बच रही है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा, एक लाइन और मुझे लिखनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देना चाहता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ और इसे बॉक्स में बंद कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 आर कांस्टेंट, देयरफॉर वेक्टर A इक्वल टू A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप आर कांस्टेंट वेक्टर, आर कांस्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। ये थ्योरम हमारी प्रूफ हुई। मैंने इसे बॉक्स में बंद कर दिया, आप ध्यान रखना कि ये कहाँ का पार्ट है, इसके नीचे का पार्ट है। तो दोस्तों ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। मुझे ये ज़रूर बताना जो मैंने रफली पार्ट किया था, क्या हर थ्योरम का रफली पार्ट पहले आपको इस तरीके से समझाऊं या डायरेक्ट ही कराऊं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर करना, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो आपके थंबनेल पर लगा हुआ मिलेगा और उसे देख लीजिएगा। इसी तरह से हम आपको सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। देखिएगा कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या सर सिलेबस पूरा हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा। हम पार्ट 1 की सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, पार्ट 2 की भी सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। अभी एक 2 वीडियो आती है, आने वाले समय में 4 5 वीडियो भी अपलोड कर देंगे। आप किसी तरह से टेंशन ना लें। थैंक यू।